गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी आप लोग के पास 8 दिन बचे हुए, जिनका 7 तारीख का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आप लोग को अच्छे से तैयारी करना होगा। बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए जो कि रिजल्ट हो सके, तो इसके लिए बेहतर ढंग से तैयारी करना होगा आप लोगों को। और यहाँ पे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एग्ज़ाम में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए, स्थानीय हवा है और देश है। इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है। सिरोको जो है कनाडा, यह सही नहीं है। तो सिरोको है कहाँ का? यह पवन जो है सिरोको, यह चलती कहाँ? तो यह इटली में। ठीक है, इटली, यह इटली के क्षेत्र में बहने वाली गर्म हवा है सिरोको। इसको अच्छे से याद रखना है। और इसमें और समझ लीजिए, ये चिनूक है, यह यूएसए में चलती है। फोन जो है यह अल्पास पर्वत पर, और लू जो है यह भारत में, लू भारत में है। एक आप लोग के और होता है हरमटन। ठीक है, हरमटन जो है यह कहाँ चलती है पवने? तो यह चलती है सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में चलती है यह पवन हरमटन। उसके बाद अगर और पूछा जाता है तो एक पूछा जाता है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर, ठीक है, नार्वेस्टर कहाँ चलने वाली यह पवन है? तो यह चलती है उत्तरी न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली यह भी गर्म हवा है नार्वेस्टर। और एक और पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मिस्ट्रल, एक पूछा जाता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है यह कहाँ चलने वाली है? तो यह रोन नदी से भूमध्य सागर तक यह बहने वाली और यह ठंडी हवा है। ठीक है, और यह मिस्ट्रल जो है यह ठंडी हवा है और रोन नदी से भूमध्य सागर तक यह चलने वाली हवा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। इसका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। राइट आंसर सी है, ताराकाट। ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, ये सभी जो है आपका सौरमंडल का सदस्य है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि एक इस सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। तो सौरमंडल का जो निर्माण है यह निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। निहारिका गैसीय पिंड है जिसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। एक आप लोग को पूछा जाता है तारा और ग्रह का यहाँ पे अगर पूछ देगा कि ग्रह जिसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रह जो है, ग्रह का प्रकाश अपना है या नहीं। तो ग्रह का पास प्रकाश नहीं होता है और ऊष्मा भी यह नहीं होता है। ये प्रकाश एवं सूर्य पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश हेतु, अगर ग्रह की प्रकाश हेतु सूर्य पर निर्भर करता है। और तारे जो है, यह तारे के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों होता है। ठीक है, ऊष्मा भी होता है और प्रकाश भी होता है, लेकिन ग्रह के पास नहीं होता है। इसके लिए इसको सूर्य पर निर्भर रहना पड़ता है। और ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन, अक्ष पर जब घूमता है तो इसको घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, जबकि उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, परिक्रमण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है परिक्रमण, और अब यह स्वयं घूमेगा ग्रह तो उसको घूर्णन कहा जाता है। इसको भी याद रख लेना है। ताराकाट क्या होता है? ताराकाट तो यह क्या है कि यह आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियाँ के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसी को ताराकाट कहते हैं। ठीक है, यह तारामंडल में रहते हैं, सौरमंडल में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे है कि स्वर्मिंग चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। देखिए, स्वर्मिंग चतुर्भुज परियोजना जो है यह किससे है? तो यह राजमार्गों से है। ठीक है, राजमार्गों से है।
और यह जो चतुर्भुज परियोजना है, इसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया है। पहले जोड़ा गया है दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को जोड़ा गया है। उसके बाद मुंबई, फिर चेन्नई है, और फिर कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता को यहाँ पे जोड़ा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को इसमें जोड़ा गया है आपस में, और यह 4 से 6 लेन वाली सड़क मार्ग होती है, ठीक है। यह जो है आपको स्वर्मिंग परियोजना जो है यह राजमार्ग से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो अमेरिका पर जो है इंग्लैंड स्टम्प एक्ट कब लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1765 में। कब लगाया था? 1765 में यह लगाया गया था। एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था यह कब से कब हुआ था? तो यह 1756 से लेकर के यह 63 तक चला था, ठीक है, 1756 से 63 तक चला था। और इसमें इंग्लैंड और कौन कौन था? इंग्लैंड प्लस फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था, और इसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी। और इसमें और पूछा जाता है कि इसी क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे। कौन? ग्रेनविले थे, जो 1765 में स्टम्प एक्ट पारित किया था, ठीक है, 1765 में स्टम्प एक्ट पारित किया था। किसके? तो यह सप्तवर्षीय युद्ध के क्षति जो हुआ था उसी को पूर्ति करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक है, अविशिष्टता, ठीक है, यह जो है प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या? इसमें होता है कि प्रभुसत्ता के लक्षण में शामिल कौन कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपको अविभाज्यता होता है, अदेयता होता है, फिर अस्थायित्व होता है, ठीक है, अस्थायित्व होता है, फिर होता है पूर्णता होता है, ठीक है, पूर्णता होता है, फिर सार्वभौमिकता होता है, सार्वभौमिकता होता है, ठीक है। ये सभी जो है संप्रभुता का लक्षण होते हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रख लेना है। एक और है आपको कि डायसी के द्वारा सर्वप्रथम राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले संप्रभुता की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था डायसी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? सोना के लिए। और कुलगाड़ी है कहाँ? तो यह है आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी है। और इसकी स्थापना कुलगाड़ी का कब हुआ था? तो 1893 में। एक और पूछा जाता है क्वींसलैंड का पीपा, क्वींसलैंड का जो पीपा है, क्वींसलैंड का पीपा जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बॉक्साइट के लिए हो जाएगा, ठीक है, बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। क्वींसलैंड का पीपा जो है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। सोना का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर चीन है, ठीक है। चीन जो हो जाएगा आपको यह प्रथम स्थान पर है उत्पादन में, और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन भंडारण में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 का संबंध किससे है?
358 का संबंध जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपको कि संविधान संशोधन से है। ठीक है, संविधान संशोधन से है। और यह किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन? तो यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संसद के साधारण बहुमत द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा भी होता है, और संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत भी संशोधन होता है। तो 3 तरह का संशोधन इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 1 से लेकर के 11 तक में जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको हो जाएगा 25.42% हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय जनगणना 2011 की अगर बात करें 2011 के अनुसार तो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितना है? तो 17.7% है। ठीक है, 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितना है? तो 17.7% हो जाएगा। बिहार की जनगणना बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या से कितना है? तो 8.6% है। 8.6% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अगर जनसंख्या लगभग अंकों में अगर बताया जाए तो लगभग 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा। और इसमें और समझ लीजिए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य अगर बांटते हैं वो घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि वाला सबसे पहले मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय था 27.9%। उसके बाद हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश यह होगा 26%। उसके बाद बिहार है। ठीक है, बिहार हो जाएगा, बिहार कितना है? 25.4%। ठीक है, यह आपको इसको याद रखना है घटते क्रम में। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। देखिए यह जो था प्रशासन के प्रतीक था। ऑप्शन आपको सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासन के प्रतीक था। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित करता था। अशोक ऐसा शासक था जो अभिलेख लिख करके जनता को संबोधित करता था। अशोक के अभिलेख जो है 3 प्रकार के थे। एक शिलालेख थे, देखिए शिलालेख। उसके बाद क्या थे? तो स्तंभ लेख था। ठीक है, स्तंभ लेख था लेख। और दूसरा गुहा लेख था। ठीक है, गुहा लेख था। शिलालेख में इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख था। इसमें 2 को बांटा गया था। ठीक है, और स्तंभ लेख दीर्घ स्तंभ लेख था और इसमें कितने संख्या थे? 7 था। ठीक है, स्तंभ लेखों की संख्या जो था वह 7 था। और बृहद शिलालेख जो था, सबसे बड़ा जो शिलालेख इसमें था वह कितने थे? तो यह 14 शिलालेख थे। याद रखिएगा 14 शिलालेख थे। और स्तंभ लेख कितने थे? 7 स्तंभ लेख थे। गुहा लेख गुफाओं में उत्कीर्ण लेख था। गुहा लेख जो था यह जो था कि गुफाओं में यह लिखा गया था। तो इसको भी याद रख लेना है। और पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि गुर्जरा पूछा जाएगा कि अगर गुर्जरा जो अभिलेख है यह कहाँ पाया गया है? तो यह एमपी में। ठीक है, गुर्जरा जो अभिलेख है एमपी में पाया गया है। एमपी में के दतिया में। ठीक है, एमपी में दतिया में पाया गया है। फिर आपको पूछा जाता है मनसेहरा। ठीक है, तो मनसेहरा यह कहाँ पाया गया है? तो मनसेहरा जो है यह पाया गया है पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है, हजारा में। ठीक है, हजारा में यह जो मिलता है। फिर आपको पूछा जाता है शाहबाज गढ़ी यह कहाँ है? तो यह भी पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में ही है। और यह जो है पेशावर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पेशावर क्षेत्र में। तो इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है आपको सोपारा। ठीक है, सोपारा यह कहाँ है? तो यह सोपारा आपको थाने क्षेत्र में हो जाएगा। थाने क्षेत्र महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, प्रतिबंध न्यायालय। ठीक है, प्रतिबंध न्यायालय, प्रतिबंधित न्यायालय जो है यह जो है भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है, प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंधित नहीं किया है। हमारे जो है न्यायालय जो है स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे आपको लिखा गया है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, फिर आपको सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये सभी जानते हैं, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिकता, वयस्क मताधिकार है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय है, संसदीय शासन प्रणाली है। ये सभी जो है भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो जोते हुए जो साक्ष्य मिला है वह मिला है आपको कालीबंगा से। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। और अगर पूछे कि कालीबंगा कहाँ है, तो यह कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है और यह एक बंदरगाह है। ठीक है, लोथल जो है बंदरगाह है और लोथल यह भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसको अच्छे से याद रख लेना है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है इसका काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 56 जो है यह संबंधित आपको हो जाएगा ऑप्शन सी से, कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद जो रिक्त की स्थिति में वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वह कब तक बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर ग्रहण ना हो जाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होते हैं, तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पहले भी हटाए जा सकते हैं महाभियोग के तहत। ठीक है, इन पर महाभियोग लगा करके इसको हटाया जा सकता है। और महाभियोग जो है कितने अनुच्छेद के तहत लगता है, तो यह 61 अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है। एक राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है, तो यह कितने अनुच्छेद में है, तो 72 अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछे 85 अनुच्छेद, 85 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो 85 अनुच्छेद है यह लोकसभा के विघटन की शक्ति से है। ठीक है, 85 अनुच्छेद है यह लोकसभा को विघटन करते हैं, तो वह कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा। 108 अनुच्छेद एक और पूछे जाते हैं। 108 जो अनुच्छेद है यह संयुक्त अधिवेशन से है। ठीक है, 108 जो यहाँ पे है आपको यह जो हो जाएगा कि इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। और यहाँ पूछा जाता है 111 अनुच्छेद एक, तो 111 अनुच्छेद जो है इसमें राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीटो शक्ति का पावर जो है 111 अनुच्छेद के तहत है। एक और पूछा जाता है 123। ठीक है, 123 अनुच्छेद जो है यह अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत, तो इसको भी याद रख लेना है। और अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति का जो पद है, पद का प्रावधान है कितने अनुच्छेद में है, तो 52 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, कितने अनुच्छेद में हो जाएगा, 52 अनुच्छेद में हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद का बात किया गया है। फिर उसके बाद 53 में क्या है, 53 में हो जाएगा राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह बात कही गई है। ठीक है, 53 में क्या है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति जो है निहित है। 54 में क्या कहा गया है, 54 जो है इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। तो निर्वाचन मंडल यहाँ पे चुनाव की बात कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में कि निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा, तो 54 में। ठीक है, 55 में क्या है, तो 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसे रीति के रिवाज उसका क्या है, कैसे होता है वो
55 में दिया गया है। ठीक है, अगर 56 में पूछे कि 56 में क्या है, 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि है, कितने साल तक यह पद पर बने रहेंगे, 56 में लिखा गया है। 57 में क्या है, तो 57 अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन होंगे, दोबारा निर्वाचन पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का जो प्रावधान है कितने अनुच्छेद में है, तो 57 अनुच्छेद में यह बात कहा गया है। तो इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रख लेना है। इसको हॉट स्पॉट भी क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह जो है कितने अनुच्छेद में प्रदत्त है, यानी अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान किया गया है और यह जो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, इसको भी याद रख लेना है। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितना में है, तो भाग कितना में हो जाएगा, तो भाग यह 3 में है। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद कितना में हो जाएगा, तो यह 12 से लेकर के 35 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में जाएगा तो कितने अनुच्छेद के तहत, तो 226 के तहत। ठीक है, 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जाएगा या ठीक है उच्च न्यायालय में। और अगर इसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। और यही अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो इसको भी याद रखना है। अभी अगर पूछे कि वर्तमान में कितने मूल संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, तो मूल अधिकार देखिए 7 था मूल अधिकार। यह मूल संविधान में था, जब शुरू में संविधान बना था तो उस समय 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछे तो कितने हैं, तो अभी मूल अधिकार आपको 6 है। ठीक है, 6 है। तो यह कौन कौन से हो जाएंगे, तो कौन कौन से शॉर्ट में समझ लीजिए कि समता का अधिकार हो जाएगा, समता का अधिकार 14 से 18 में। ठीक है, समता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 32 तक में हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 32 तक में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह 23 से लेकर के 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर के 28 में है। ठीक है, 25 से लेकर के 28 तक हो जाएगा। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यह 29 से लेकर के 30 में है। ठीक है, एक आपको है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यह एक आप लोग को संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार जो है उसी को समाप्त करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है 300 के क में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। यहाँ आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर ही है। ठीक है, और बिहार में यह जो है परियोजना बहुत ही चर्चित है। ठीक है, गंडक परियोजना। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए दामोदर घाटी परियोजना जो है यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह दामोदर घाटी परियोजना है, इसको भी याद रख लेना है। इस पर बना ब्राकर हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा, बोकारो पर बना यह बांध इस पर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना पर। और यहाँ पे देख लीजिए जो हीरा कुंड है आपको यह हो जाएगा कहाँ, हीरा कुंड जो कहाँ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में।
और यह जो है हीराकुंड किस नदी पर हो जाएगा, तो हीराकुंड हो जाएगा यह महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर बनाया गया यह जो आपको परियोजना है। ब्यास जो है यह जो हो जाएगा ब्यास नदी परियोजना जो है यह आपको 3 राज्यों को लाभान्वित करता है, पंजाब हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हरियाणा और राजस्थान को यह लाभान्वित करता है। और इस परियोजना में 2 बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में 2 बांध का निर्माण किया गया है। एक हो जाएगा पोंग बांध, ठीक है, पोंग बांध हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा देहर, ठीक है, देहर बांध। यह पोंग बांध और देहर बांध जो है आपको ब्यास नदी पर ही है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कलकत्ता में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी यह कहाँ है, तो यह हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा इंदिरा गांधी। फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, राजीव गांधी कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह हो जाएगा आपको हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद में हो जाएगा। और आपको अगर पूछे कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह नागपुर हो जाएगा, ठीक है, BR अम्बेडकर, तो यह नागपुर में हो जाएगा, नागपुर में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह हो जाएगा आपको पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा वीर सावरकर, BD सावरकर, ठीक है, BD जो सावरकर यह जो हो जाएगा आपको कहाँ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा, इसको भी याद रख लेना है। अगर आपसे पूछे कि पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, तो पटना में कौन है, तो जयप्रकाश नारायण, याद रहे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपको कि तारपोर समिति हो जाएगा, तारपोर समिति। और यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, ठीक है, तो नरसिम्हन, ठीक है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो यह वित्तीय बैंकिंग से है, ठीक है, बैंकिंग से हो जाएगा, वित्तीय बैंकिंग से हो जाएगा। फिर पूछा जाता है महाराजन समिति, ठीक है, महाराजन समिति का संबंध किससे है, तब महाराजन समिति का संबंध हो जाएगा महाराजन का संबंध हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा चीनी से, ठीक है, चीनी उद्योग से हो जाएगा महाराजन का। सरकारिया समिति पूछा जाता है, ठीक है, सरकारिया समिति जो है यह जो हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो यह केंद्र राज्य से होता है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से यह संबंधित हो जाएगा, यह आपका समिति हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा जाता है आपको गोस्वामी समिति पूछा जाता है, तो गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से हो जाएगा, ठीक है। गाइपोरिया समिति पूछा जाता है, बैंक सेवा सुधार में हो जाएगा गाइपोरिया समिति। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछताछ घास प्रदेश से कहाँ पाया जाता है, पूछताछ जो है घास प्रदेश से कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, पूछताछ जो है हंगरी में पाया जाता है, ठीक है, पूछताछ जो घास का मैदान है यह हंगरी क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे और देख लीजिए कि जैसे अर्जेंटीना में कौन सा पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पम्पास होता है, ठीक है, पम्पास जो है अर्जेंटीना में पाया जाने वाला यह घास का मैदान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, ठीक है, डाउन्स याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। और वेनेजुएला जो क्षेत्र है, वेनेजुएला में क्या पाया जाता है, यहाँ पे लानोस है, ठीक है, लानोज घास का मैदान है जो वेनेजुएला में पाया जाता है। आपको पेरेरी पूछा जाएगा, पेरेरी जो है उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में हो जाएगा। और एक पूछा जाता है केंटबरी, ठीक है, केंटबरी जो है देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कैंटरबरी जो है कहाँ, न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है कैंटरबरी।
तो इसको भी याद रख लेना है। एक पूछा जाता है शबाना, ठीक है, शबाना जो हो जाएगा यह कहाँ पाया जाता है, तो यह अफ्रीका में होता है, ठीक है, अफ्रीका में, इसको भी याद रख लेना है, शबाना को भी, ठीक है। कंपास जो है कैंपास से पूछा जाता है, कैंपास, ठीक है, कैंपास यह कहाँ पाया जाता है, तो कैंपास ब्राज़ील क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, ब्राज़ील क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। जो कुमार गंधर्व है, जो बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ये हो जाएगा लता मंगेशकर को, ठीक है, लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर के बारे में समझ लीजिए कि इनको उपनाम से क्या क्या जाना जाता है, तो उपनाम से इसको स्वर सामग्री कहा जाता है, ठीक है, स्वर सामग्री, स्वर सामग्री कहा जाता है। फिर इनको कहा जाता है स्वर कोकिला, ठीक है, स्वर कोकिला, कोकिला के नाम से जाने जाते हैं लता मंगेशकर। इनको पद्म भूषण मिला था 1969 में, ठीक है, 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है इनको, दादा साहेब फाल्के मिला है कब, तो यह मिला है 1989 में, ठीक है, 1989 में फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो 1929 में जन्म हुआ है, कब हुआ है, 1929 में इनको जन्म हुआ है लता मंगेशकर का। इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है, भारत रत्न भी दिया गया है। तो भारत रत्न कब दिया गया है, तो 2001 में भारत रत्न दिया गया है। पद्म विभूषण भी दिया गया है। पद्म विभूषण कब दिया गया है, तो 1999 में पद्म विभूषण दिया गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनको मृत्यु जो है यह 2022 में इनकी मृत्यु हो गई है लता मंगेशकर जी का। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित है। तो कश्मीर जो घाटी है यह स्थित हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, फिर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है, फिर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में यह स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर ही भारत आया था, ठीक है, वास्को डी गामा जो है यह 1498 में आया था, भारत की खोज किया था, तो यह जो है केप ऑफ गुड होते ही आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ब्याज की दर घटती है, ब्याज की दर घट जाती है जब यहाँ पे नियोजित विनियोग बचत से अधिक होगा। तो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है, तो इसका अधिकतर मुहर जो है निर्मित है यह किस चीज़ से निर्मित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल खड़ी से, ठीक है। सिंधु घाटी की जो मुहरें हैं यह निर्मित है सेल खड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आगे हो जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो उपनिवेश का अत्यधिक जो उदय का कारण है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें यह हो जाएगा औद्योगिक विकास हो जाएगा, ठीक है, औद्योगिक विकास हो जाएगा। और उपनिवेशवाद की शुरुआत कब हुआ था, तो 1453 में, ठीक है, 1453 में यह कस्तूनतुनिया की पतन के बाद पुर्तगाल और स्पेन द्वारा भौगोलिक खोज की नीति के साथ हुआ था, ठीक है। यह कब हुआ था, तो 1453 में कस्तूनतुनिया के पतन के बाद पुर्तगाल और स्पेन द्वारा भौगोलिक खोज हो रहा था, उसी समय से यह स्टार्ट हुआ था उपनिवेशवाद। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल कहा जाता है।
और इसका समय कब कितना बजे होता है, शून्यकाल कहा जाता है। तो इसका समय कब से कब रहता है, तो इसका 12 बजे से लेकर के 1 बजे, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के काल को शून्यकाल कहा जाता है। 1 घंटा जो बीच में टाइम होता है उसी को शून्यकाल कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। बिहार में संसदीय क्षेत्र यानी कि लोकसभा का कितना सीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 40 सीट है। ठीक है, कितने सीट है, 40 सीट है। अगर बिहार में पूछे कि लोकसभा का 40 सीट है तो राज्यसभा का कितना है, राज्यसभा का, तो राज्यसभा का 16 है। ठीक है, राज्यसभा का 16 है। अगर पूछे कि बिहार में विधानसभा का कितना सीट है, तो 243 आपका हो जाएगा विधानसभा का। अगर पूछे आपको कि विधान परिषद का कितना है, तो है, इसको भी याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो मांग की कीमत लोच होगी, ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा कि इकाई से कम होगा, इकाई से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ से, यानी सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किए थे, तो सारनाथ में। ठीक है, पहला धर्म उपदेश दिए थे सारनाथ में, याद रखना है इसको। और अगर पूछे कि इनकी मृत्यु के बारे में पूछे, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु कब हुआ था, तो 483 में। ठीक है, मृत्यु इनकी 483 में हुआ था। और इनकी जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, तो यह नेपाल क्षेत्र में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल क्षेत्र में। और इनको बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, और मृत्यु हुआ था 483 में। और यह कहाँ, यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। और मृत्यु जब हुआ था तो इनको क्या कहा जाता था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, परिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया है, मृत्यु हुआ था उसको। याद रखना इस बात को। जन्म का जो चिन्ह होता है कमल और साँड़ है। गृह त्याग किए थे तो घोड़ा प्रतीक है। ज्ञान प्राप्त हुआ था तो पीपल वृक्ष प्रतीक है। निर्वाण पद चिन्ह है। और मृत्यु था वह स्तूप था। ठीक है, स्तूप है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो राज व्यक्ति का पूर्णगामी है, तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था, ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग। योजना आयोग इसकी स्थापना कब हुआ था, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। अब इसको बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो यह 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। और पहले था यह योजना आयोग। और योजना आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, JL नेहरू हो जाएंगे। अगर अभी वर्तमान में पूछा जाएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था यह चला था 1951। ठीक है, 1951 से यह 56 तक में चला था पंचवर्षीय योजना। और यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था यह किस मॉडल पर आधारित था, तो यह हो जाएगा आपको हेरोल्ड डोमर। ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 56 से 61 तक चला था, वह PC महालनोबिस था। ठीक है, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा मूल्य मात्रक नहीं है। इसमें से मूल्य मात्रक देखना है कि कौन नहीं है। तो मूल मात्रक इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ओम जो है यह मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, ओम मूल मात्रक नहीं है।
इसमें मूल मात्रक आपको मीटर, सेकेंड, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर समय होता है, ठीक, समय में सेकेंड आएंगे आपको। फिर ताप हो जाएगा, ठीक है, ताप हो जाएगा। फिर आपको हो जाएगा द्रव्यमान, हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, ये सभी मूल मात्रक हो जाएंगे। द्रव्यमान, समय, लंबाई, ठीक है, लंबाई भी हो जाएगा। ये सभी मूल मात्रक हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आपको इसी को कहा जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन है, इसी को कहा जाएगा आपको प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये सभी जो है यह नर प्रजनन तंत्र के विषय में सही विकल्प है। ठीक है, यह प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये सभी नर में पाए जाने वाले ये सभी जो तंत्र है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का तंतु जो है बना होता है तो यह नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का गलनांक जो होता है वह उच्च होता है। उच्च होने के कारण लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग हीटर में किया जाता है। चलिए आगे देखिए, टंगस्टन आप लोग जानते होंगे। टंगस्टन जो है इसका बिजली के बल्ब में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एड्स रोग का जनक है। ठीक है, जनक है एक, तो इसमें से देखना है कि एड्स रोग का जनक कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, विषाणु जो है एड्स रोग का जनक हो जाएगा। वायरस से ही एड्स रोग होता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि जीवाणु से होने वाले बीमारी और कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो जीवाणु से बीमारी होने वाला कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे जैसे हैजा हो जाएगा। ठीक है, हैजा हो जाएगा। क्षय रोग हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग, प्लेग, ये सभी जो है जीवाणु से होने वाला है। विषाणु से और कौन कौन से होते हैं? तो विषाणु से हो जाएगा आपको यहाँ पे बीमारी जो बताया जाता है, चेचक हो जाएगा। ठीक है, चेचक हो जाएगा। गलसोत होता है। पीलिया हो जाता है, पीलिया। एड्स हो जाएगा। फिर आपको हर्पीज होता है, हर्पीज। ठीक है, हर्पीस, ये सभी जो है जो आपको विषाणु से होने वाला बीमारी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? देखना है इसमें से मादा प्रजनन से संबंधित अंग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सही हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है यह जो है मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका जो है मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित न होकर के यह जो है पुरुष से संबंधित है। ठीक है, वृषण, वृषकोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय आदि नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, और वृषण टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। वृषण जो है टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है और यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को, एक यौन आचार को प्रेरित करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन अगर पूछा जाएगा आपको कि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यह नर में पाया जाता है कि मादा में, तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, यह जो हो जाएगा आपको यह पुरुष हार्मोन है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? का प्रयोग जो है किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, वोल्टता नियंत्रक में। ठीक है, वोल्टता नियंत्रक में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन सा जंतु जो है इसमें चिरडिम्बता दर्शाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फाइनोसोमा हो जाएगा। फाइनोसोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट यहाँ पे कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मिट्टी की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लवण मृदोभिद कहा जाता है। ठीक है, लवण मृदोभिद कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि सबसे तेज जो है संचरण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलेगी, बाकी जो है ध्वनि ये गैस और द्रव में धीमा चलेगा, निर्वात में तो जीरो चलेगा। ठीक है, निर्वात में जीरो चलती है ध्वनि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। जैसे वायु में अगर पूछे कि वायु में चाल कितना होता है, तो वायु में 332 होता है। 332 हो जाएगा आपको वायु में, मीटर प्रति सेकंड की चाल से वायु में। ठीक है, अगर पूछे आपको पारा में कितना चलता है, तो पारा में हो जाएगा 1450 होता है। ठीक है, 1450 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में कितना होता है, तो लोहा में होता है 5130 होता है लोहा में। एलुमिनियम में कितना होता है, एलुमिनियम में होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे ज़्यादा एलुमिनियम में हो जाएगा। तो एलुमिनियम क्या है, ठोस है, धातु है, तो वहाँ ऑप्शन के अनुसार चलना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कोयला हो जाएगा। ठीक है, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, फिर उसके बाद लकड़ी जो होता है, ये सभी प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा अनवीकरणीय होता है। ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा, ये सभी अनवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन कौन आते हैं, नवीकरणीय में कौन कौन आते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपको क्या, इसमें होता है पवन हो जाएगा, जल हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ये सभी नवीकरणीय में होता है। सौर ऊर्जा सर्वाधिक यह जो होता है पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, पवन ऊर्जा भी होता है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा है, तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, याद रखना है इसको भी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो इसको याद रख लेना है। अनवीकरणीय में आता है कोयला, तेल आता है, प्राकृतिक गैस आता है, ये सभी जो आता है कोयला में। अनवीकरणीय का मतलब है कि जो खत्म हो सकते हैं भविष्य में। ठीक है, अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय का मतलब है कि जो भविष्य में भी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सूर्य हो जाएगा, सूर्य से जो प्रकाश आता है, सौर ऊर्जा, ये सभी जो हो जाएगा आपको जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, संचालन सम्मिलित इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पे वर्षण, संघनन और वाष्पीकरण सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। विडाल टेस्ट जो होता है किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। अगर टाइफाइड को जांच करने के लिए विडाल टेस्ट दिया जाता है, याद रखिएगा, टाइफाइड जिसको बुखार होता है, विडाल टेस्ट वहाँ पे दिया जाता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सह्याद्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जो था, यहाँ पे लॉर्ड जो हो जाएगा आपको कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें
एक और समझ लीजिए कि जैसे कि पूछा जाता है कि भारतीय नायक, या पूछा जाएगा कि नेतृत्व कौन किया, जैसे दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था या 1857 क्रांति का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था, जफर। फिर पूछा जाएगा वो कानपुर से कौन थे, कानपुर, ठीक है। तो कानपुर से हो जाएंगे आपको नाना साहब थे, नाना साहब। इस तरह से याद रखना है। बिहार से वीर कुंवर सिंह, फिर आपको इलाहाबाद से लियाकत अली, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बुशमैन जो हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो पुंछी आयोग का संबंध जो हो जाएगा यह केंद्र राज्य संबंध से ही है, ठीक है। ऑप्शन आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा।